Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Samia Oman and you're watching MA English Part 1 and 2 Notes. Today I'm going to cover another very important topic that mostly students are again and again asking me, how to attempt paper successfully. पेपर अटैम्प्ट करने का क्या तरीका है। बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो सब कुछ बता देते हैं, लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एमए इंग्लिश ये नहीं बताते। इवन अगर आप बीएस इंग्लिश के पेपर्स भी दे रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो आपने माइंड में रखनी है बिफोर अटैम्प्टिंग द पेपर। स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी विल डिस्कस ड्रामा पास पेपर 2018 से 2020 तक मैं पेपर डिस्कस करूंगी और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स और टेक्निक्स दे सकूं, जिससे ये है कि आप पेपर अटैम्प्ट कर सकें इजीली और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। ड्रामा का जो पेपर है उसमें रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आता है विच इज़ अ कंपल्सरी क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो थ्योरेटिकल है, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। यूओएस जो है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है, उसमें ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं एंड शॉर्ट क्वेश्चंस भी। सो लेट्स स्टार्ट विद द यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर है 2018 का पार्ट 1 का ड्रामा, और इसमें सबसे पहले इन्होंने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है। अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1। 4 आपने इसमें से करने होते हैं और ये कोशिश किया करें कि ये 4 के 4 आपने करने हैं, आपने कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कटिंग हो रही होती है, मार्क्स कट रहे होते हैं, तो ये क्वेश्चन अब छोड़ देंगे तो आपके लिए इट्स नॉट एट ऑल गुड। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, और इनमें से आपने 3 करने हैं। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की मैं एक डिटेल वीडियो बता चुकी हूँ कि ये किस तरह किया जाता है, और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करने के लिए 3 ड्रामास को आप सही पक्का कर लीजिए। ओथेलो, इडिपस रेक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, इनमें से लाजमी पैसेजेस आते हैं और यू कैन ईज़िली सॉल्व। कभी कभार इस तरह भी होता है कि ओथेलो में से 2 आ जाते हैं, या इडिपस रेक्स में से भी ये 2 दे सकते हैं। सो यू शुड ऑलवेज़ बी प्रिपेयर फॉर इट। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमने विंटर्स टेल किया हुआ है, वो भी आप कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन 3 ड्रामास आपने अच्छी तरह थॉरली प्रिपेयर करने हैं टू सॉल्व दिस रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इसमें भी ये आपने देखना है कि आपको सबसे ज़्यादा बेहतर किसका पता चल रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी मुझसे पूछते हैं कि जी हमने एक्ट का भी मेंशन करना है और सीन का भी मेंशन करना है। एक्ट का तो आपको मेंशन करना चाहिए, बट अगर आपको सीन का नहीं पता हो तो प्लीज़ डोंट मेंशन द रॉन्ग, क्योंकि फिर नेगेटिव मार्किंग होती है। सो इसलिए बेटर है कि आप सिर्फ एक्ट लिख दीजिए और सीन मत लिखें। जी, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द क्वेश्चंस के बारे में कॉमन रूल है कि सबसे पहले आपने वही क्वेश्चन करना है जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आता हो, और इसमें आपने ख़ुद जज करना है कि किसका कॉन्सेप्ट आपका ज़्यादा क्लियर है और इस पर आप कितना ज़्यादा लिख सकते हैं, वो आप सबसे पहले कर लें, सो दैट एग्ज़ामिनर पे आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़े। अगर आप वो क्वेश्चन कर लेंगे जिसका आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर ना हो तो वो बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है। सो पेपर प्रेजेंटेशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लू पेन यूज़ करना है, ब्लू मार्कर आपने यूज़ करना है। मार्जिन लगाना चाहें तो एक साइड पे लगा सकते हैं, दोनों साइड्स पे लगा के टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। Do you think it is fair for Oedipus to call himself the worst of man in Oedipus by Sophocles? Why or why not? Worst of man का क्वेश्चन जो है वो मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, अपने हैंड रिटन नोट्स भी मैंने शेयर किए हुए हैं, तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं। डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ मेफिस्टोफेल्स, हाउ मच of a role does he play in Faustus' damnation? करेक्टर स्केच इसमें आएगा मेफिस्टोफेल्स का, और आपने स्टार्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है राइटर का भी। क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में भी आप थोड़ा सा लिखेंगे और साथ फिर आपने करेक्टर लिखना है मेफिस्टोफेल्स का, अलॉन्ग विद अ शॉर्ट समरी ऑफ द प्ले। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम समरी लिख सकते हैं आप, तो आप कंप्लीट समरी भी नहीं लिख सकते। यू शुड बी वेरी रेलेवेंट टू द क्वेश्चन, जो पूछा गया आपने वही लिखना है, आप पूरी कहानी नहीं लिख सकते। जी, इससे ये होता है कि अगर आप इररेलेवेंट डिटेल्स लिखते हैं तो उसकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। क्वेश्चन 4, व्हाट इम्पैक्ट डू आइडियाज़ ऑफ मैजिक एंड मिस्ट्री हैव इन विंटर्स टेल?
जी, आइडियाज़ ऑफ मैजिक। अब मैजिक और मिस्ट्री को जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं ना, जो कीवर्ड्स, उनको आप अंडरलाइन कर लेंगे पेंसिल से, ताकि आपके माइंड में हो कि आपने किसके बारे में लिखना है। जब आप क्वेश्चन का आंसर अपने माइंड में क्राफ्ट करना शुरू करेंगे तो आपको ये वर्ड्स आपके जहन में होने चाहिए जिनके बारे में आपने लिखना है। एक्सप्लोर ऑस्कर वाइल्ड्स प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एज अ कॉमेडी। जी, ये भी क्वेश्चन बहुत दफ़ा शेयर किया है मैंने ग्रुप में। एज अ कॉमेडी आप लिखेंगे, उसमें सटारिकल कॉमेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर्स कैरेक्टर रिप्रेजेंट ह्यूमन नेचर इन ऑल वैरायटी। इट इज़ सेड व्हाट काइंड ऑफ नेचर डज ओथेलो प्रेजेंट। ओथेलो की नेचर को आपने डिस्कस करते हुए अब ये की पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए कि इसमें एक तो करैक्टराइजेशन को डिस्कस करना है, शेक्सपियर की करैक्टराइजेशन इन द प्ले ओथेलो। फिर उसके बाद आपने ओथेलो की नेचर के बारे में ज़्यादा लिखना है। बेसिकली इन्होंने करैक्टर स्केच दिया हुआ है ओथेलो का इस क्वेश्चन में। डू यू थिंक एवरी वन हु हैज़ अ थर्स्ट फॉर मोर नॉलेज शुड फेस अ सिमिलर एंड विच डॉक्टर फॉस्टर्स मेट। डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली लेड टू फॉस्टर्स डाउनफॉल। जी, ये ट्रेजिडी का क्वेश्चन है और डॉक्टर फॉस्टर्स एज अ ट्रेजिडी लिखेंगे आप, लेकिन उसमें आपने ये भी लिखना है, अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि क्या हर एक में ये थर्स्ट फॉर मोर नॉलेज होती है और उनका भी यही एंड होता है जो कि डॉक्टर फॉस्टर्स का एंड हुआ है, तो इसके बारे में आपने लिखना है। जी, नेक्स्ट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन MA इंग्लिश पार्ट 2 ड्रामा। Attempt any 4 questions including question number 1. रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन कंपलसरी होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और आपने कोई एक रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट नहीं छोड़ना, तीनों के तीनों करने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन एनी 3, 5 दिए गए हैं और इसमें से 3 आपने करने हैं। और कोशिश यही कीजिएगा कि टाइम को इस तरह से मैनेज करें कि तमाम पेपर टाइमली हो जाए। 35 to 40 मिनट्स ईच क्वेश्चन दें आप। 5 मिनट्स रिवीजन के लिए रखिए। रिवीजन का टाइम नहीं मिलता अगर, तो कोशिश करें कि पूरा पेपर आप अच्छी तरह एक दफ़ा पढ़ लें। इसमें पार्ट A जो है दैट इज़ हैडा गैब्रर, जिसमें पिस्टल्स का जिक्र हो रहा है। अब मुझे मास्टर्स किए काफ़ी अर्सा हो गया, बट स्टिल आई कैन रिकग्नाइज द पैसेजेस। ये पैसेज जो है वो तभी आप रिकग्नाइज़ कर सकते हैं जब आपने अच्छी तरह थरली रीडिंग दी हो टेक्स्ट की। द सेकंड वन इज़ द चेरी ऑर्चर्ड, पार्ट C। आप देख सकते हैं what do you want to explain, you are fully in line with holy congregation degree of 1616, you cannot be faulted। अब आप देख सकते हैं ये लाइफ ऑफ गैलीलियो में से आया हुआ है और मैं इसको रिकग्नाइज इसलिए कर सकती हूँ, मैंने ऑफ कोर्स टेक्स्ट पढ़ा है। मैंने तो तमाम ड्रामास के टेक्स्ट पढ़े हैं, बट ये है कि आपने अगर 3 ड्रामास भी अच्छी तरह प्रिपेयर किए हैं तो आप ये इजीली कर सकते हैं। 4th जो है वो आप वैसे कर लें, ताकि रिस्क फैक्टर होता है कि अगर आप एक पैसेज रिकग्नाइज नहीं कर सके तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप दूसरा कर लें। D is of course from Waiting for Godot, and again E part is from the C। Questions की तरफ मूव करते हैं। The daemon in Hadda wants to influence one, but what it happens, she disposes him। daemon जो है वो हैडा में कह रहे हैं कि इसमें ईवल है जो कि इन्फ्लुएंस करना चाहता है लोगों के ऊपर, लेकिन जब वो उसके करीब आता है तो उसको डिस्पोज कर देती है। डिस्कस हैडास कैरेक्टर इन लाइट ऑफ दिस कमेंट, कि मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स शेयर किए, मैं ब्लॉग के ऊपर भी फेसबुक पे भी। इसमें आपने हैडा की ईवल नेचर को डिस्कस करना है और ये भी बताना है कि किस तरह वो लोगों को दूर कर देती है अपने से जब बिल्कुल वो उसके करीब आए होते हैं। और इसका करैक्टर स्केच लिखना है हैडा का, और थोड़ी सी शॉर्ट समरी भी आप लिखेंगे प्ले की। How far would you agree that the cherry orchard represents a conflict between modernity and traditional Russian society? Elaborate your answer। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस करना है आपने मॉडर्निटी के बीच में और ट्रेडिशनल रशियन सोसाइटी के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकली एग्जामिन द प्ले गैलीलियो गैलीली इन द लाइट ऑफ एपिक थिएटर। एपिक थिएटर का ये जो क्वेश्चन है ये मैंने शेयर किया हुआ है ग्रुप में, और आपने एपिक थिएटर को डिस्कस करना है
और साथ आपने प्ले की शॉर्ट समरी भी देनी है अलॉन्ग विद अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर, लेकिन आपने ज़्यादा फोकस एपिक थिएटर के ऊपर ही करना है और उससे रेलेवेंट कोट्स भी लिखनी है। What is dramatic significance of little games in the characters play in Waiting for Godot? Elaborate your answer, citing examples from the play. अच्छा, इसमें जो दो ट्रम्प्स दिखाए हुए हैं एस्ट्रोगॉन एंड व्लादिमिर, और वो जो आपस में वो रिडिकुलस किस्म की गेम्स खेलते रहते हैं थ्रू आउट द प्ले, वो आपने डिस्कस करना है। इसमें उसकी ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस बतानी है। ये आप नोट कर लीजिए कि आपने क्वेश्चन में क्या क्या डिस्कस करना है, किस तरह से अपने क्वेश्चन को क्राफ्ट करना है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रेलेवेंट रहना है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उससे रेलेवेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैन आर नॉट इननेटली वायलेंट बट आर ड्रिवन टू रिएक्ट वायलेंटली, कि इंसान की नेचर नहीं होती कि वो वायलेंट बिहेव करे, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हो जाते हैं कि उनको वायलेंट बिहेव करना पड़ता है। व्हेन दे फील ट्रैप्ड, जब वो ट्रैप्ड महसूस करें, या सफोकेशन विद इन irrational inhuman political system, और when they are too frightened to admit the possibility of change, यानी वो कोई भी चेंज को एडमिट नहीं करना चाहते और किसी भी किस्म के इनह्यूमन पॉलिटिकल सिस्टम को भी वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो ट्रैप्ड फील करते हैं उसमें। या आपने सब कुछ डिस्कस करना है, शॉर्ट समरी भी बयान करनी है दसी की, और कौन से वो इंसान हैं जो कि वायलेंट बिहेव कर रहे हैं और ट्रैप्ड महसूस करते हुए वो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं। उसमें हैच आ जाता है ऑफ कोर्स, और आपने बाकी इवेंट्स का तो बिहेवियर देखा है कि वो इतना वायलेंट नहीं होता उसमें, लेकिन वो भी रिएक्शन ज़रूर दे रहा होता है। और बाकी आपने जो भी इसमें मैन हैं वो डिस्कस करने हैं। इसमें विली कॉलिंस का भी रिएक्शन आता है कि वो साइलेंटली बिहेव कर रहा होता है, वो कोई इतना वायलेंट नहीं होता उसमें। तो ये तमाम जो मेल करैक्टर्स हैं उनको आपने डिस्कस करना है इस स्टेटमेंट को ख़ास अपने जहन में रखते हुए। आगे आ जाते हैं नोट्स। द ओपनिंग सीन ऑफ द सी एंड द करैक्टर ऑफ थिया इन हैडा गैब्रर। अच्छा, ये जो नोट्स आ जाते हैं इनके बहुत आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। कोशिश करें ये क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट किया करें। ये जो लास्ट क्वेश्चन होता है नोट वाला, तो इससे आपको ये है कि आपके नंबर बहुत अच्छे बन जाते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ड्रामा पास पेपर 2019। अच्छा स्टूडेंट्स, आप ये कोशिश किया करें कि जैसे ही आप क्वेश्चन को देख लें अच्छी तरह और समझ लें कि इस क्वेश्चन में क्या कुछ लिखना है, तो उसका एक गेस्ट आप पेंसिल से एट द बैक ऑफ द आंसर शीट लिख सकते हैं और उसको बाद में आप रब कर दें। तो ये उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा कि कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी पॉइंट्स आपके माइंड में होंगे। सो दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो मैं भी किया करती थी और मेरे टीचर्स ने भी मुझे यही गाइड किया है, टू मेक अ गेस्ट ऑफ द key points of the relevant question you are doing. Now you can see on the screen MA English Part 1 2019 Drama Part 2। इसमें भी आपको 4 क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट करने हैं और क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि कंपलसरी है मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे फॉलोइंग स्टैंजास दिए गए हैं, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपने करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पहले करना चाहिए और क्वेश्चंस बाद में करने चाहिए। देखिए आपको ख़ुद जज करना है कि आपको अगर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है, यू आर वेरी मच वेल प्रिपेयर्ड, आपने बहुत दफ़ा टेक्स्ट रीडिंग की है और आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है, तो आप सबसे पहले रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ही करें, क्योंकि वो टाइम गेनिंग होता है। और उसमें आपने ये है कि बहुत अच्छा सा इंप्रेशन आप देख सकते हैं। यू कैन यूज़ दैट ब्लू मार्कर, कट मार्कर भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्री इफ़ यू डोंट नो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, तो आप सबसे पहले फिर क्वेश्चंस कर लीजिए जो कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आते हों। इसमें पार्ट ए आप देख सकते हैं कि फॉर आर सिटी एज यू योर सेल्फ कैन सी इज़ बैडली शेकन, दिस इज़ एडिपस रेक्स। द सेकेंड वन इज़ डॉक्टर फॉस्टस। The third one is बड़ा बेसीच। ये आपने एक दो बार रीड ज़रूर करना है सो दैट यू कैन हैव एन एग्जैक्ट आइडिया कि ये पैसेज कहाँ से आया। कई दफ़ा आप कंफ्यूज हो जाते हैं
कि दो ड्रामास के बीच में कि आइदर ओथेलो है या इडिपस है, तो ये आप अच्छी तरह देख लीजिए। पार्ट सी इज़ ओथेलो। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे तरीके से आएगा। पार्ट डी इज़ देयर इज़ कम्फर्ट इन इट वाल अदर मैन, ये जी विंटर्स टेल है। और इट इज़ एब्सर्ड टू हैव हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट व्हाट वन शुड रीड। दिस इज़ ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। Question number 2. In Sophocles, has European tragedy gains an artistic maturity to be followed as a tradition? यानी सोफोक्लीस ने हैंड कर दी यूरोपियन ट्रेजिडी, जिसने एक आर्टिस्टिक मेच्योरिटी गेन की, जिसको फॉलो किया गया एज अ ट्रेडिशन। व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू? एनालाइज द प्ले इडिपस रैक्स बाय रेफरिंग टू द स्टेटमेंट। आपने सोफोक्लीस की आर्टिस्टिक मेच्योरिटी को डिस्कस करना है, यानी उसका वे ऑफ राइटिंग एज अ ड्रामेटिस्ट। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसने आर्टिस्टिक मेच्योरिटी को ही आगे एज अ ट्रेडिशन पास ऑन किया था टू यूरोपियन ट्रेजिडी। एनालाइज द प्ले इडिपस रैक्स, आपने इसको एनालिसिस देना है इस स्टेटमेंट का। आपने ये की पॉइंट्स जो हैं इनको अंडरलाइन कर लेना है और इन्हीं पे आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं और एंड में एक कंक्लूजन देना है। दैट शुड बी वेरी सॉलिड कंक्लूजन। इन डॉक्टर फॉस्टस, मार्लो एक्सपोजेस द डार्कर साइड ऑफ रेनेसां। प्रूव और रिफ्यूट द स्टेटमेंट बाय रेफरिंग टू द टेक्स्ट। अगर आपने टेक्स्ट पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली आप ये आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर फॉस्टस एज अ रेनेसां हीरो आएगा और आपने इसको रिप्रेजेंट करना है एज यानी उसकी डार्कर साइड को एक्सपोज करना है। ओथेलो इज़ मोर ऑफ अ विक्टिम ऑफ हिज रेशियल इन्फीरियरिटी दैन जेलसी। थीम ऑफ जेलसी आ जाता है यहाँ पे। प्रूव और रिफ्यूट द स्टेटमेंट। अब ये ज़्यादातर आपने इस पे आप बात भी कर सकते हैं इस बारे में कि आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। यू हैव टू प्रूव इट और रिफ्यूट इट, यानी आप उसके अगेंस्ट भी बात कर सकते हैं या फेवर में भी। ओथेलो ज़्यादा विक्टिम था रेशियल इन्फीरियरिटी का, ना कि जेलसी का, यानी उसको रेशियल इन्फीरियरिटी थी, जबकि विच इज़ रॉन्ग। एक्चुअली इट वाज थीम ऑफ जेलसी मोर। तो आपने उस पर ज़्यादा बात करनी है और उसी के बारे में आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 5. फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, कॉमेडी इज़ एज प्रोफाउंड एज ट्रेजिडी। इंसान की नेचर की स्टडी के लिए कॉमेडी भी उतनी प्रोफाउंड है जितनी ट्रेजिडी। प्रूव और रिफ्यूट द स्टेटमेंट बाय रेफरिंग टू द विंटर्स टेल। द विंटर्स टेल ट्रेजिडी है जी, तो ये आपने डिस्कस करना है और अपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं फॉर या अगेंस्ट में, और एंड में कंक्लूडिंग पैरा लिखना है कि क्या वाकई ये बात सही है कि ह्यूमन नेचर की स्टडी के लिए कॉमेडी भी प्रोफाउंड है ट्रेजिडी की तरह। It is more of language and less of situation which creates humor in Oscar Wilde. Prove or refute the statement by referring to the importance of being earnest. कि ज़्यादा लैंग्वेज है और सिचुएशन कम होती है जो कि ह्यूमर क्रिएट करती है, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि लैंग्वेज का ज़्यादा रोल है सिचुएशन से ऑस्कर वाइल्ड की राइटिंग्स में। और ये आप रेफ़र करेंगे इसको, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट को डिस्कस करेंगे और इस स्टेटमेंट को आपने साथ साथ लेके चलना है कि क्या वाकई यही बात है कि लैंग्वेज का ज़्यादा रोल होता है ह्यूमर में और सिचुएशन का कम होता है। वाई इज़ इडिपस रैक्स कंसिडर्ड एज एन आइडियल ट्रैजिक हीरो? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इडिपस रैक्स आपने डिस्कस करना है एज एन आइडियल ट्रैजिक हीरो। डिस्कस विद रेफरेंस टू एरिस्टोटेलियन व्यू ऑफ आइडियल ट्रैजिक हीरो। जो 6 एलिमेंट्स हैं आइडियल ट्रैजिक हीरो के, वो आपने इसमें लिखने हैं कि ये वाकई ये बात सही है कि इडिपस रैक्स उन तमाम ट्रेजिडी के एलिमेंट्स को पूरा करता है या नहीं, वो आपने डिस्कस करना है इसमें। नेक्स्ट ऑन द स्क्रीन यू कैन सी द पेपर ऑफ MA इंग्लिश पार्ट 2 ड्रामा 2019, जिसमें आपने 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। पहला कंपलसरी है, ये आप जानते हैं। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में से 3 करने हैं और लाजमी करने हैं ये 3। द जर्नी विल बी अ लॉन्ग वन येट। आई हैव जस्ट कम टू अ स्टॉपिंग प्लेस ऑन द लाइन। जी, दिस इज़ हैडा गैब्लर।
The second one is the cherry orchard. The third one is Waiting for Godot. The fifth one is The Sea, and the sixth one is From the Life of Galileo. टेक्स्ट रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और अक्सर स्टूडेंट्स यही कह रहे होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है एंड में टाइम शॉर्ट है, टेक्स्ट रीडिंग नहीं की हुई। तो मेरी बात याद रखिए, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिकग्नाइज द पैसेज, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वही सारे इम्पॉर्टेंट वाले पैसेजेस ही आए जो रिपीटेडली पास पेपर में आते रहे हैं। उसमें से हो सकता है एक या दो रिपीट हो, बट ऐसा भी होता है अक्सर कि पंजाब यूनिवर्सिटी अनइम्पॉर्टेंट दे देती है लाइंस, जो कि आपको बिल्कुल वहमो गुमान में भी नहीं होता कि ये लाइंस भी कभी आएंगी। ये भी अक्सर स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो इट्स बेटर टू गिव द होल टेक्स्ट रीडिंग। और ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के बड़े अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। दिस इज़ अ मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन। कभी भी आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं छोड़ना, दिस इज़ कंपल्सरी। Moving on towards the questions quickly. What stance does Ibsen take about sex and marriage in Hedda Gabler? जी, आपने मैरिज को डिस्कस करना है जो हैडा गैबलर और मिस्टर टेस्टमैन की हुई थी, उसको डिटेल में डिस्कस करें। और इब्सन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था शादी के बारे में, वो भी आपने डिस्कस करना है। Question 3. Lupakin's utter lack of feelings is no less appalling than the ignorance and stupidity of the outdated aristocrats. Do you agree? Lupakin की जो फीलिंग्स थी कि वो बिल्कुल उसको कुछ महसूस नहीं हुआ जब उसने चेरी ऑर्चर्ड कटवा दिया, जबकि वो फैमिली अंदर ही मौजूद थी घर के, और उसमें लैक ऑफ फीलिंग दिखाई गई है, उसकी लैक ऑफ इमोशंस हैं एरिस्टोक्रेट्स के लिए। और ये उसकी जहालत ही थी कि उसने ऐसी हरकत की कि उनके होते हुए उसने चेरी ऑर्चर्ड कटवाना शुरू कर दिया। वो ज़्यादा अपॉलिंग है क्या एरिस्टोक्रेट्स की स्टूपिडिटी से? आउटडेटेड एरिस्टोक्रेट्स क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने वक्त के तकाजे के साथ अपने आप को नहीं तब्दील किया। तो ये सारा कुछ आपने डिस्कस करना है। लुपाकिन का करैक्टर स्केच इसमें आएगा, और इसमें आपने थोड़ी सी शॉर्ट समरी भी देनी है अलॉन्ग विद द शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर, और फिर एंड में आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है कंक्लूजन में। हाउ डज वेटिंग फॉर गॉडो अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड वाई? ये लैंग्वेज जो यूज़ की गई है वेटिंग फॉर गॉडो में, क्या वो अप्रोप्रिएट है और क्यों, ये आपने डिस्कस करना है। यूज़ ऑफ लैंग्वेज आ जाएगा, ये मैंने अपलोड किया हुआ है ग्रुप में। Question 5. The Sea by Edward Bond presents the failure of any attempts to revolutionize the world. Support or refute by quoting from the text. जी, टेक्स्ट में से आपने कोट्स भी मेंशन करने हैं। अब इस क्वेश्चन में ख़ुद इन्होंने कहा है जी आपने कोट्स देने हैं, तो ये लाजमी कोट्स आने चाहिए द सी के, लेकिन वो रेलेवेंट हो इस क्वेश्चन से। उसमें उन्होंने ये पूछा है कि क्या द सी जो है वो प्रेजेंट कर रहा है उस फेलुअर को जो कि कोई अटैम्प्ट्स लिए गए हैं कि दुनिया को तब्दील किया जाए, क्या वो फेलुअर रिप्रेजेंट करता है ये प्ले? इसमें आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है बाय सपोर्टिंग और रिफ्यूटिंग द स्टेटमेंट, और टेक्सचुअल कोट्स ऐड करने। Brecht rejects the classical notions of tragic hero, inevitability of choice, and the arousal of pity and fear as a tragic emotions in the life of Galileo comment. ये आ जाएगा कि द लाइफ ऑफ गैलीलियो में वो जो ट्रैजिक हीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ब्रेक्ट उसको रिजेक्ट करता है उस क्लासिकल ट्रैजिक हीरो की नोशंस को? और इसमें आपने इनएबिलिटी ऑफ चॉइस और अराउजल ऑफ पिटी और फियर को भी डिस्कस करना है कि क्या ये ट्रैजिक इमोशंस अराउज होते हैं लाइफ ऑफ गैलीलियो में या नहीं। क्या वाकई गैलीलियो जो था वो ट्रैजिक हीरो था या नहीं अकॉर्डिंग टू ब्रेक्ट, और ब्रेक्ट किस तरह से रिजेक्ट करता है क्लासिकल ट्रैजिक हीरो को, वो डिस्कस करना आपने। Question 7. Critically elaborate the following setting, mood and stage direction in the 20th century drama. 20th century drama डिस्कस करना है आपने, और ये तीनों चीज़ें डिस्कस होगी, सेटिंग, मूड एंड स्टेज डायरेक्शन। सिम्बॉलिज्म एज अ ड्रामेटिक डिवाइस इन द चेरी ऑर्चर्ड, ये क्वेश्चन मैंने आपको हैंड रिटन शेयर किया हुआ है और इस पे मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। तो सिम्बॉलिज्म इन चेरी ऑर्चर्ड ये डिस्कस करना है आप। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ड्रामा पास पेपर 2020
अक्सर ऐसा भी होता है कि जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है वो रिपीट हो जाता है और काफ़ी कुछ उसी में से आ जाता है। सो ये 2020 का पेपर भी इम्पॉर्टेंट है। दिस वॉज़ अ बिट कॉन्सेप्चुअल पेपर, ये इतना ईजी नहीं था। कुछ पेपर्स होते हैं जो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट आ जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एग्ज़ामिनर आपकी एबिलिटी जज करते हैं कि आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को जज किया जाता है उसमें। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द पेपर। MA इंग्लिश पार्ट 1 एनुअल एग्जामिनेशन 2020 जी 2020 का ये पेपर है। इसमें भी 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, दैट इज़ ऑफ कोर्स रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत बड़े पैसेजेस इन्होंने दिए हैं। ये इन्होंने 2020 से थोड़ा सा पेपर चेंज इस तरह से किया है कि जो पैसेजेस इन्होंने देने शुरू किए हैं दे आर वेरी लेंथी। सो यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि जो फर्स्ट पैसेज है, ओ ग्रज अस नथिंग, क्वेश्चन एवरी क्राई ऑफ बर्ड्स एंड ऑल रोड्स एल्स ऑफ प्रोफेसी, दो नो इज सेव आवर सिटी। दिस इज़ फ्रॉम इडिपस रेक्स। डेफिनेटली सेव आवर सिटी से ही पता चल रहा है। प्रोफेसी कुछ ऐसे की पॉइंट्स होते हैं, की वर्ड्स होते हैं जिनसे आप इजीली रिकग्नाइज कर लेते हैं पैसेज को, अपने माइंड में रखिएगा। द सेकेंड वन इज़ वेल आई मस्ट से एल्गरनून। Of course, Algernon, this is importance of being earnest. Part C, her father loved me, often invited me, still questioned me the story of my life from year to year. Or I think this one is from the play The Winter's Tale. जी उसमें से ये दिया गया है। और डी पार्ट जो है वो वेरीली यू पुट मी ऑफ विद लिम्बर वोज बट आई दो यू वुड सीक। जी ये देखने से ही पता चल रहा है कि दिस इज़ फ्रॉम द प्ले ओथेलो, जिसमें ये ओथेलो की ही लाइन्स हैं कि वो बता रहा है कि किस तरह से डेस्टिमोना के फादर जो है उसको इनवाइट किया करते थे। पार्ट डी जो है वो दैट इज़ द विंटर्स टेल। पार्ट डी इज़ डॉक्टर फॉस्टस। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द क्वेश्चंस, व्हाई डज इयागो हेट ओथेलो। इसमें करैक्टर स्केच आ जाएगा इयागो का और इसमें आप डिटेल डिस्कस करेंगे कि क्या वो रीज़न्स थे कि वो ओथेलो से नफ़रत करता था। गिव रीज़न्स। 25 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें शॉर्ट आपने समरी भी देनी है बट ज़्यादा आपने यही डिस्कस करना है कि क्यों वो नफ़रत करता था ओथेलो से। डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन शेक्सपियर्स प्लेस। शेक्सपियर्स के प्लेस में वो औरतों के साथ क्या रवैया इख्तियार करता था और किस तरह से उसने वुमेन को रिप्रेजेंट किया है वो आप बयान करेंगे। यहाँ पे विंटर्स टेल आ जाता है। क्रिस्टोफर्स मार्लो प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स इज़ अ मिथ और रियलिटी। कमेंट, ऑफ कोर्स दिस इज़ अ मिथ, दिस कैन नॉट बी अ रियलिटी। इसको आप डिस्कस करेंगे, इसकी समरी भी आ जाती है इसमें और आपने डिस्कस करना है कि ये रियलिटी क्यों नहीं है, उस पर कमेंट करेंगे। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ शेक्सपियर्स प्ले द विंटर्स टेल। अगेन शेक्सपियर के 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनमें से आप कोशिश करें कि एक प्ले में से एक ही क्वेश्चन करें क्योंकि फिर इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं होता लिखने के लिए। बट ये आपने ख़ुद ही जज करना है। अगर आप दोनों क्वेश्चंस एक प्ले में से करना चाहते हैं, आप इतने वेल प्रिपेयर्ड हैं तो यू कैन डू दैट एज वेल। बट उसमें यह कि यू शुड हैव इनफ मटेरियल टू राइट। व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ द डाउनफॉल ऑफ इडिपस इन सोफोक्लीज इडिपस रेक्स। क्या वो रीज़न्स थे या क्या कॉजेज़ थी इडिपस रेक्स के डाउनफॉल की, वो आपने लिखना है। दिस इज़ बेसिकली इडिपस रेक्स एज अ ट्रेजेडी, ये क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे इसमें। कमेंट ऑन ऑस्कर वाइल्ड्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो इसमें डिस्कस होंगे।
और आपने राइटर के आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन के बारे में बात करनी है, इसमें उस पर कमेंट करना है। नाउ पार्ट 2, MA इंग्लिश ड्रामा पार्ट 2। जी, ये अटैम्प्ट करना है आपने अगेन 3 रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डेफिनेटली कंपल्सरी। अगेन मैं रिपीट करूँगी आपको कि कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना आपने, बिकॉज ऐसा भी होता है कि कई दफ़ा आपके सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि कोई एक भी क्वेश्चन उनमें से अच्छा नहीं होता। मोस्टली क्वेश्चंस बस एवरेज लेवल के होते हैं, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि उसमें से कोई एक क्वेश्चन भी पीछे ना रह जाए। यू शुड नॉट लीव एनी। Attempt any 3 of the following with appropriate contextual reference and explanation. The first one, my father was a peasant, it's true. This is the cherry orchard. The second one, as I look back upon it all, I think there was really something beautiful. This is Hedda Gabler. अच्छा, मैं तो ये गेस कर पा रही हूँ बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दिस अ लॉट, लेकिन आप जो है पूरा पैसेज पढ़ेंगे उसको कम से कम 2 टाइम आपने रीड करना है, सो दैट यू हैव अ कंप्लीट आइडिया कि किस एक्ट में से आया हुआ है। अगर आपको सीन याद होता है और आप कंफर्म है आपको कि ये इस पर्टिकुलर सीन में से ये लाइंस आई हुई हैं, तो यू विल राइट इट, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड। द सेकेंड इज़ नेवर सो स्वीट, ही टेक्स द पाइप आउट ऑफ हिज माउथ। दिस इज़ वेटिंग फॉर गॉडो, एवरी ईयर द सेम, one sympathizes with God. This is the C, and part E is Life of Galileo. इसको आपने thoroughly डिस्कस करना है। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की दोबारा से वीडियो आप देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको भेज दूँगी, सो दैट यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ टू सॉल्व रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। Now moving on towards the questions. Question 2, we feel disgusted at the shallowness and indifference of Lupakin, but we also feel irritated at the ignorance and utter stupidity of the aristocrats. ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आपने देखा है ये पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि लुपाकिन जो है उसकी शैलोनेस और इनडिफरेंस से हम डिस्गस्टेड फील करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वी ऑल्सो फील इरीटेटेड बाय द इग्नोरेंस, या उनकी वो जो बहुत स्टुपिडिटी है, एरिस्टोक्रेट्स की उनकी रिजिडिटी है कि वो कोई बात मानते नहीं हैं और अपने उसी आउटडेटेड फार्मूलाज पे चल रहे हैं। तो ये सब हमने इसमें डिस्कस करना है। इलस्ट्रेट यानी डिस्क्राइब कीजिए, इसमें आपने थोड़ी सी शॉर्ट समरी भी देनी है। द डीमन इन हैडा वांट्स टू इन्फ्लुएंस अदर्स बट व्हेन इट हैपन्स शी डिपोजेसेस इट। जी, हैडा जो है वो उसमें एक ईवल है जो कि दूसरों पे इन्फ्लुएंस करना चाहता है, लेकिन जब भी ऐसा होता है वो उसको डिपोजेस कर देती है, यानी वो उस चीज़ को ख़त्म कर देती है। ये आपने डिस्कस करना है। हैडा का करैक्टर स्केच इसमें आ जाएगा और शॉर्ट समरी भी आएगी, बट यू हैव टू डिस्कस दिस स्टेटमेंट एज वेल, और इसी को माइंड में रख के पूरे क्वेश्चन को क्राफ्ट कीजिएगा। व्हाट आर द मेजर कंसर्न्स वॉइस्ड ब्रोकनली बाय लकी थ्रू स्पीच। क्या वो मेजर कंसर्न्स थे जो लकी ने अपने स्पीच से ऑडियंस तक पहुंचाए थे, वो क्या कहना चाह रहा था, दो हिज वॉइस वॉज ब्रोकन। हाउ डू दे इंटीग्रेट विद रेस्ट ऑफ द प्ले, किस तरह से वो जो अपने मेजर कंसर्न्स बयान कर रहा था वो उसका बाकी प्ले से क्या लिंक है या क्या वो ताल्लुक़ बनाते हैं। सो ये आपने डिस्कस करना है। इसमें लकी की स्पीच आ जाएगी और इसमें आपने बाकी प्ले को भी थोड़ा डिस्कस करना है। वाई डज बॉन्ड रिफ्यूज़ टू ऑफर एनी सोल्यूशन टू द सोशियो पोलिटिकल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कम्युनिटी। बॉन्ड ने क्यों कोई सोल्यूशन नहीं दिया था सोशियो पोलिटिकल प्रॉब्लम्स का, यानी सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो थे जो कम्युनिटी फेस करी थी उसका उसने सोल्यूशन क्यों नहीं ऑफ़र किया था। और वजह यही थी कि उसने उसका सोल्यूशन ऑडियंस पे छोड़ दिया था। इसमें आपने रीज़न्स देने हैं कि बॉन्ड ने क्यों रिफ्यूज़ किया था कोई भी सोल्यूशन देने से, और एंड पे आपने एक सॉलिड कंक्लूजन भी देना है। इन व्हाट वे गैलीलियो आंसर्स टू द पोर्ट्रेट ऑफ एन अनकन्वेंशनल हीरो। लाइफ ऑफ गैलीलियो डिस्कस होगा और किस तरह गैलीलियो जो है वो पोर्ट्रे कर रहा है एक अनकन्वेंशनल यानी एक अनट्रेडिशनल हीरो को। राइट कॉम्पैक्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। द चेरी ऑर्चर्ड ए सिम्बॉलिक जर्नी फ्रॉम चाइल्डहुड फैंटेसी टू एडल्ट कॉन्शियसनेस। इसमें आपने डिस्कस करना है सिम्बॉलिज़म।
क्योंकि सिंबॉलिक जर्नी बयान करना है कि चाइल्डहुड फैंटेसी से किस तरह एडल्ट कॉन्शियसनेस में एंटर होती है लियोबॉव और गेव। इसमें वो करैक्टर्स आ जाएंगे जो चाइल्डहुड से एडल्ट में एंटर होते हैं चेरी ऑर्चर्ड में। नेक्स्ट वन इज़ रिलीजियस डिसअल्यूशनमेंट इन वेटिंग फॉर गॉडो। वेटिंग फॉर गॉडो में बहुत मायूसी दिखाई गई है रिलीजन में की तरफ से कि वो रिलीजियसली बहुत मायूस हैं, उनको रिलीजन से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। इसको आपने डिस्कस करना है इस नोट में। और कॉम्पैक्ट नोट्स का मतलब यही है कि आपने कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स इसमें नहीं लिखनी, सिर्फ उसी के मुतालिक लिखना है जो पूछा गया है। जी स्टूडेंट्स, आई होप नाउ you have comprehend and have a complete understanding of how to attempt the paper successfully and how to apply tips and techniques to gain more marks. इसके अलावा कोई भी आपको चीज़ समझ ना आ रही हो या आपके मज़ीद कोई क्वेश्चंस हो, you can anytime just comment below. I'll be glad to answer you all. Till then students, this is your host Samia Omar signing off from M English Part 1 and 2 notes. Don't forget to like my video and also subscribe my channel for more informative and quality notes videos. Also press the bell icon for notifications so that you don't miss any important video. Take care and Allah Hafiz.